हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो सीआरपीसी की हिस्ट्री है के बारे में जानेंगे। देखिए, जब आईपीसी सन 1860 में लागू की गई थी तो ये विचार मन में जरूर आता है कि जो सीआरपीसी है वो 1 अप्रैल 1974 को क्यों लागू की गई। देखिए, हम सब जानते हैं कि बिना प्रोसीजर के न्यायालय काम नहीं कर सकते और आईपीसी में जो है दंड वर्णित किए गए हैं कि अपराधी क्या दंड होंगे और इन दंड का जो क्रियान्वयन होगा वो किस प्रकार होगा। तो सीआरपीसी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो उस समय कौन सी सीआरपीसी कार्य करती थी न्यायालयों के लिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। देखिए, जिस समय आईपीसी लागू की गई, भारत में 2 तरह के न्यायालय कार्यरत थे। एक थे प्रेसिडेंसी टाउन्स के न्यायालय जो कि बम्बई, कलकत्ता, बंदास में स्थापित थे और देश के दूसरे हिस्सों में मॉफसिल न्यायालय कार्यरत थे। तो इन दोनों के लिए अलग अलग विधियां थी। उस समय प्रचलित विधियों में मुस्लिम विधि, आंग्ल विधि और कुछ प्रथागत और रूढ़ि विधियां थी जिनसे न्यायालय फौजदारी मामलों का निस्तारण करने में अपने मार्गदर्शक सहायता के लिए यूज किया करते थे। तो सन 1852 में प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए एक दंड प्रक्रिया संहिता सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1852 के नाम से बनाया गया। इस सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को सन 1865 में बदलकर हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट 1865 नाम रखा गया। दूसरी तरफ मॉफसिल न्यायालयों के लिए एक सीआरपीसी जो है सन 1861 में निर्मित की गई और सन 1871 में इस सीआरपीसी में कुछ परिवर्तन किए गए। इस प्रकार दोनों के लिए अभी भी एक समान कोई सीआरपीसी उस समय नहीं थी। सन 1882 में प्रेसिडेंसी टाउन्स और मॉफसिल न्यायालयों के लिए एक समान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 के नाम से अधिनियमित किया गया। इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी सन 1898 में संशोधित किया गया और फिर उसके बाद 1923 में संशोधित किया गया। उसके बाद 1955 में संशोधित किया गया। सन 1955 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस विधि आयोग का कार्य ये था कि जो सीआरपीसी है उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो त्रुटियां हैं, उसका पता लगाकर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे। इस आयोग ने सन 1963 से लेकर 1968 तक 4 रिपोर्ट अपनी 32 रिपोर्ट, 33 रिपोर्ट, 35 और 36 रिपोर्ट 4 रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की। उसके बाद सन 1968 में, फरवरी 1968 में इस आयोग ने अपनी 37वीं रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। उसके बाद इस आयोग का पुनर्गठन सन 1968 में किया गया। यह आयोग 5 सदस्यों से मिलाकर बनाया गया था, जिसमें के सुंदरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिटायर्ड थे और एस धुलक सेवानिवृत्त जज पंजाब हाई कोर्ट से थे। श्री BN लाकूर पूर्व सेक्रेटरी भारत सरकार थे। श्रीमती अंडा चांडी रिटायर्ड जज केरला हाई कोर्ट से थी। श्री S बालाकृष्णा जॉइंट सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। इस आयोग ने सीआरपीसी में जो त्रुटियां थी उसका पता लगाकर अपनी 41वीं रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, जिसको कि 25 जनवरी 1974 को माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 1 अप्रैल 1974 से समस्त भारतवर्ष के लिए लागू की गई, जिसमें कुछ राज्य एग्जम्प्ट किए गए थे। डिफाई जो सीआरपीसी थी, जिसमें आधारभूत जो विशेष तत्वों का ध्यान रखा गया वो ये है कि एक तो जब भी विचारण किया जाए तो अभियुक्त का विचारण ऋजु विचारण हो और उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए। तथा अनुसंधान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। प्रभावशाली और धनाढ्य, जिनको पैसे वाले व्यक्ति बोलते हैं, उससे अभियुक्त के हितों की संरक्षा की जाए। और सीआरपीसी 438 के तहत यदि किसी को यह शंका हो कि वो जमानती अपराध का अभियुक्त बनाया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर सकता है। और जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया था, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाए। जिस तरह गाड़ी होती है, अगर उसका ऊपर का पार्ट निकाल दे और उसमें पहिए ना हो तो वो गाड़ी कैसे चलेगी। इसी प्रकार एक आईपीसी को आप एक ऊपर का गाड़ी मान सकते हैं और सीआरपीसी को पहिए मान सकते हैं। तो दोनों को साथ साथ जब हम पढ़ेंगे
तभी इस प्रक्रिया और दंड किस तरह होगा, दंड का निर्धारण किस प्रकार के किया जाएगा, ये प्रोसीजर विधि में बताया गया है कि किसी अभियुक्त को हम किस प्रकार से किए गए अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अपराध की परिभाषा जो है, अपराध की परिभाषा आईपीसी में दी गई है, जबकि जमानती अपराध, अजमानती अपराध, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा जो है सीआरपीसी में दी गई है। देखिए, विधियों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक होता है सब्सटेंशियल लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ और एक होता है लोकल लॉज। तो जो प्रोसीजर लॉ है उसमें हमारे सीपीसी, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट शामिल है। देखिए, प्रश्न है, भारत गणराज्य कौन से वर्ष में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अधिनियमित किया गया था? ए 14वें वर्ष में, बी 34वें वर्ष में, सी 37वें वर्ष में, डी 24वें वर्ष में। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस हिसाब से आंसर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? ए 1 अप्रैल 1974, बी 25 जनवरी 1974, सी 24 मार्च 1974, डी 26 जनवरी 1974। देखिए, इसका सही उत्तर 25 जनवरी 1974 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था।